शनिवार की दोपहर को तुकोगंज थाने से महज 200 कदम की दूरी पर सिटी सेंटर की दूसरी मंजिल पर स्थित एक कोरियर कंपनी के ऑफिस में घुसकर 3 अज्ञात बदमाश पिस्टल अड़ाकर रुपयों से भरा बैग और कर्मचारियों के 2 मोबाइल ले गए। बदमाश सीसीटीवी के डीवीआर भी अपने साथ ले उड़े। घटना की सूचना मिलते ही 2 एसपी, 2 सीएसपी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। तुकोगंज थाने से महज 200 कदम की दूरी पर स्थित सिटी सेंटर की दूसरी मंजिल पर उमेश बाहिती नामक व्यक्ति की कंपनी है, जो अहमदाबाद का रहने वाला है। शनिवार के दोपहर को 3 अज्ञात बदमाश उनके ऑफिस में घुसे। उस समय विक्रम, तुषार और एक अन्य कर्मचारी मौजूद थे। बदमाशों ने पिस्टल अड़ाकर रुपयों से भरा बैग, कर्मचारियों के 2 मोबाइल और सीसीटीवी के डीवीआर लेकर चंपत हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसपी मुख्यालय डॉक्टर आशीष, एसपी ओपी त्रिपाठी, सीएसपी जैदी आबिद खान और थाना प्रभारी अशोक तिवारी अपने दल के साथ पहुंचे और इमारत का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि कोरियर कंपनी की आड़ में हवाला का कारोबार संचालित होता है, लेकिन पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। वहीं दूसरी ओर फरियादी लुटे गए रुपयों के आंकड़ों के बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहे। घटना की जानकारी देते हुए एसपी ओपी त्रिपाठी ने कहा, ये तुकोगंज थाना क्षेत्र में सिटी सेंटर में दूसरी मंजिल पर उमेश भाई की एक कुरियर की ऑफिस है इनका, और आज लगभग 12:30 बजे की घटना की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें 2 लोग इनके ऑफिस में आए और उन्होंने बताया कि कुछ काम है। वहाँ 2 लोग इनके कर्मचारी पहले से बैठे थे और एक आदमी और इनका कर्मचारी खाना खा रहा था। तो उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके बताए मुताबिक ये लोग वहाँ आए और वहाँ से 2 मोबाइल फ़ोन और एक बैग, जिसमें एग्जैक्ट अभी अमाउंट नहीं बता पा रहे हैं कि कितनी राशि है उसमें, क्योंकि वो अपना हिसाब कैलकुलेट करके बताएंगे, और एक डीवीआर जो होता है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है वो भी साथ में लेकर के चले गए हैं। अभी ये घटना की रिपोर्ट हुई है, इसमें भी कार्रवाई कराई जा रही है। शुरुआती दौर की घटना है। इस घटना के पीछे 2 बातें जो है सबसे बड़े अहम सवाल खड़े कर रही है। एक तो 12:30 बजे की घटना थी, फरियादी जो है 3 बजे के दरमियान थाने पर पहुंचा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो हवाला कारोबार से भी जोड़कर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। क्या लग रहा है कि शुरुआती योजना में कितनी बात सामने आ रही है? देखिए, अभी इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। अभी फरियादी से हम लोग डिटेल पूछताछ कर रहे हैं और इस पूरे बिल्डिंग में सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई जा रही है, और जो फुटेज हमको मिलते हैं उसके आधार पर हम लोग पूरा एग्जामिन करेंगे और उनसे पूरा स्टेटमेंट लेंगे। फिर इनके पास कितना पैसा था, क्या था, कहाँ से आया था, ये सब इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो पाएगा। सर, पिस्टल का उपयोग किया गया, ये उनके द्वारा बताया जा रहा है कि एक जो आरोपी आया था उसके हाथ में कट्टा था। सर, हवाला कारोबार की संभावना से क्या इनकार किया जा रहा है या लगता है कि संभावना जताई जा सकती है? अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। सर, ये जो रिपोर्ट लिखाई है उसमें तो अमाउंट का जिक्र करा होगा, बैग के अंदर कितना नहीं, अभी उन्होंने करीबन कितना लिखा होगा? अभी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में। वो उनका कहना है कि कुरियर का बैग है, तो इसमें चूंकि छुट्टी पड़ी थी, कल की छुट्टी की बता रहे थे, तो अभी अपने जो सेठ हैं उनसे जानकारी लेकर के और फिर बताएंगे। इनका जो कर्मचारी ने अभी कोई अमाउंट नहीं बताया, लेकिन वो ऐसे 10-20 हज़ार कुछ ऐसे बातें बता रहे हैं जो क्लियर अभी बताएंगे बाद में। सर, मृतक कहाँ के निवासी हैं और कितने टाइम से यहाँ पर? स्वाइन फ्लू से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार शाम स्वाइन फ्लू से फिर एक महिला की मौत हो गई। मृतका के परिजन ने आरोप लगाया है कि वो महिला का 1 सप्ताह से निजी अस्पताल में इलाज करवा रहे थे, लेकिन प्रबंधन ने सही इलाज नहीं किया। विदिशा ललितपुर निवासी एक महिला को 1 सप्ताह पहले सर्दी खांसी की शिकायत के बाद इलाज के लिए अरविंदो अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल प्रबंधन ने शुक्रवार शाम महिला के परिजन को बताया कि उसे स्वाइन फ्लू है और इलाज के लिए एमवाय अस्पताल ले जाएं। अरविंदो अस्पताल द्वारा 1 सप्ताह के इलाज का हजारों रुपयों का बिल भी बना दिया गया। परिजन का आरोप है कि अस्पताल के चिकित्सकों ने मर्ज जाने बिना इलाज किया और जब तक बीमारी का पता लगा उनके पेशेंट की मौत हो गई। 10 रोज पहले अरविंदो में भर्ती करा था, तो वहाँ उन्होंने कुछ नहीं, कभी बोले कि टीबी है, कभी बोले निमोनिया है। आज हमारे को बताया कि स्वाइन फ्लू है और हमारे बस का काम नहीं है, अब एमवाय ले जाओ। 50-60 हज़ार रुपये हमारा लग चुका, सभी के बिल हैं हमारे पास। आज उनने ऐसा बताया और अभी छुट्टी कर दी। स्वाइन फ्लू से अब तक शहर में 9 मौतें हो चुकी हैं
वहीं कई सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चंदन नगर पुलिस ने गोदामों से ट्रकों के पार्ट्स चुराने वाली गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चुराया हुआ माल भी बरामद किया। वहीं एक मोबाइल चोर को भी गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 3 मोबाइल जब्त किए। जवाहर टेकरी स्थित गोदाम में ट्रकों के पार्ट्स रखे जाते हैं। इन गोदामों में आए दिन चोरी की घटना से मालिक परेशान हो गए और इसकी शिकायत चंदन नगर थाने में दर्ज करवा दी। पुलिस को इस मामले में मुखबिर से सूचना मिली और पुलिस ने बबलू, प्रकाश, गब्बर और नितिन को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की तो चारों ने गोदामों से चोरी करना स्वीकार करते हुए चुराया हुआ माल पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में प्रधान आरक्षक सखाराम का कहना था। नारायण पिता रामा जी जवाहर टेकरी ग्राम सियासा के निवासी है। उनकी ऑटो पार्ट्स की दुकान है जवाहर टेकरी पे। वहाँ पे रात्रि में 19 को 19/9/12 को रात्रि में चोरी हुई। तो उसका रिपोर्ट हुई। रिपोर्ट के आधार पर हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 4 व्यक्ति इमरान कबाड़ी के पास जवाहर टेकरी कबाड़ा और पार्ट्स लोहे के उपयोगी पार्ट्स बेचने की बात कर रहे हैं। तो उनको पकड़ा और पूछताछ की गई तो इन्होंने फिर जुर्म कबूल किया और उनसे पूछताछ की गई। बताया फिर अपने अपने घरों में से अपने बंटवारे कर लिए थे। फिर जब्त किया और पकड़ के थाना लाया। हाँ, 1-2 अपराध है, झगड़े के हैं, ज़्यादा नहीं। ये मेन है नितिन पिता गजानन, ये मेन है इनका लीडर। ये चोरी करवाता है। मोबाइल में सन्नी। इसी तरह चंदन नगर क्षेत्र में सनी नामक युवक को सस्ते मोबाइल बेचने के मामले में हिरासत में लिया गया और जब उससे मोबाइल के बारे में पूछताछ की गई तो वो कुछ भी नहीं बता पाया। पुलिस ने उसके पास से चोरी के 3 मोबाइल बरामद किए। इस बारे में सखाराम का कहना था। ये भी प्रकरण कायम हुआ है। उसमें भी मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोबाइल बेचने की बात कर रहा है। उसी के आधार पर उसे पूछताछ किया है तो उसने भी कबूल किया है कि शंकर मोबाइल दुकान से रात्रि में चोरी करना बताया। इससे 3 मोबाइल प्राप्त हुए और जब्त किया है। नहीं, अपराध पुराना नहीं है, इसका पहली बारी किया। प्रधान आरक्षक सखाराम, थाना चंदन नगर। त्योहारों के मद्देनजर पुलिस ने शनिवार की सुबह दशहरा मैदान और दोपहर को डीआरपी लाइन में बलवा परेड कर पुलिस की सतर्कता का जायजा लिया। प्रत्येक थाने में 35 हेलमेट और 20-20 बॉडीगार्ड तैनात किए गए। सुरक्षा और पुलिस की तत्परता दिखाने के लिए की गई रिहर्सल को देखकर वहां से गुजर रहे लोग भी सहम गए थे। शहर में त्योहारों का दौर शुरू हो चुका है। अनंत चतुर्दशी के साथ ही अन्य त्योहार एक के बाद एक आ रहे हैं। इसके चलते पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ ही उन्हें सतर्कता भी बरतनी पड़ती है। इसके मद्देनजर सुबह दशहरा मैदान पर पुलिस ने बलवा परेड की। वहीं दोपहर में डीआरपी लाइन में परेड की रिहर्सल की गई। इस दौरान प्रत्येक थाने में 35 हेलमेट और 20-20 बॉडीगार्ड दिए गए। नहीं चलेगी।
ड्रिल कराई गई है और हम लोग प्रत्येक सीएसपी के क्षेत्र में इस तरह की कार्रवाई कराएंगे। आज उसी कड़ी में कोतवाली सीएसपी के क्षेत्र में जितने थाने आते हैं उनके सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा बलवा परेड का अभ्यास किया गया है चिमन बाग ग्राउंड में, और इसमें इनको पूरी चीज़ें सिखलाई दी गई है और कैसे कैसे इनको क्या कार्रवाई करना है, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने पर कैसे कैसे कार्रवाई करेंगे, उसी का आज यहाँ पर उदाहरण पेश किया गया है और ये मॉक ड्रिल कराई गई है। सर क्या क्या किया गया है इसमें? जब कोई बलवा की स्थिति बनती है, कोई बलवाई रहते हैं और उनको पहले चेतावनी दी जाती है कि आप लोग का जो बलवा है, मजमा है, ये विधि विरुद्ध है, इसको गैर कानूनी करार दिया जाता है। मजिस्ट्रेट के द्वारा उनको चेतावनी दी जाती है और बैनर लगाए जाते हैं जिस पर दिखाया जाता है कि आपका जो जमाव है विधि विरुद्ध है और आप लोग तितर बितर हो जाए। इसके बावजूद अगर वो नहीं हटते हैं तो टीयर गैस चलाया जाता है। टीयर गैस से भी अगर वो नहीं हटते हैं तो केन पार्टी रहती है, अलग अलग पार्टियां बनाई जाती है, तो जो केन पार्टी रहती है उसके एक अधिकारी इंचार्ज रहते हैं और फिर केन चार्ज कराया जाता है, उनको खदेड़ा जाता है। अगर केन पार्टी से भी अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं आती है तो केन पार्टी पीछे विड्रॉ करती है और फिर लाठी पार्टी रहती है जो जाकर के उन पर चार्ज करती है और खदेड़ा जाता है बलवाइयों को। और यदि उसके बावजूद यदि बलवाई और उग्र हो जाते हैं, हिंसक प्रदर्शन करते हैं, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा उनको पुनः चेतावनी दी जाती है कि आप लोग तितर बितर हो जाए, हट जाएं, अन्यथा कारगर गोली चालन किया जाएगा। और तब उस स्थिति में गोली चालन की कार्रवाई की जाती है और उसके लिए राइफल पार्टी रहती है जिनके द्वारा अधिकारी जिनको निर्देशित करते हैं वो जवान जो सिखलाई रहती है उसके मुताबिक फायर करते हैं। और इसमें जो व्यक्ति घायल होते हैं उसके लिए तुरंत रेस्क्यू टीम रहती है जो उठा करके उनको लाकर एम्बुलेंस से और उपचार के लिए भिजवाती है। ये पूरी एक ड्रिल का पार्ट है और आज ये मॉक ड्रिल में सारी कार्रवाई को किया गया है। MR9 मार्ग पर आने वाली बाधाओं को दूर करने की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। प्रशासन ने कार्रवाई के दौरान एक 2 मंजिला मार्केट को भी ध्वस्त किया। अनूपटॉकी चौराहे के समीप MR9 मार्ग में बाधक निर्माणों को प्रशासन ने रिमूव करने की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रखी। प्रशासन ने कार्रवाई के दौरान कांग्रेस नेता महेश शर्मा का 2 मंजिला मार्केट भी धराशायी कर दिया। प्रशासन ने अनूप सिनेमा चौराहे पर अतिक्रमण हटाया। इस बाधक निर्माण के हटने के बाद MR9 का अधूरा निर्माण कार्य गति पकड़ेगा। SDM रजनीश कसेरा ने बताया कि MR9 पर बने कुछ मकानों पर कोर्ट से स्थगन है। स्थगन आदेश हटते ही कार्रवाई की जाएगी।
MR9 पे जो रोड का विस्तारीकरण हो रहा है, ID के द्वारा इसका विस्तारीकरण कराया जा रहा है। तो इसमें जो बाधक बन रहे हैं तो उनका मकानों का निर्माण हटाया गया। इसके अंदर जो है करीबन 4 दुकानें और साइड के कुछ हिस्सा है तो उसको आज हटाया गया, शेष हिस्सों को। इसमें किसी प्रकार का कोई भी रुकावट या बाधा नहीं आई। यहाँ के जो भी रहवासी है उन्होंने प्रशासन को काफ़ी सहयोग किया है। कितने मकान और हटना है अभी MR9 वाला? अभी इसकी संख्या जो इसका नपती में आगे तक जाएगी। इसमें एक बीच में रास्ते में मकान भी है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है। स्थगन आदेश जैसे ही वेकेट होगा उसके ऊपर वैसे उधर भी कार्रवाई की जाएगी। तो अगली पट्टी में कब कार्रवाई शुरू होगी? ये आगामी जो है इसके नीति बना के वरिष्ठ अधिकारियों के जैसे निर्देश प्राप्त होते हैं वैसी की जाएगी। आज हमारे पास में पुलिस प्रशासन, नगर निगम और IDA का पूरा अमला था जिसमें पूर्ण सहयोग से स्थानीय रहवासियों के सहयोग से भी पूरा काम संपादित किया गया। उच्च शिक्षा अर्जित करने वाले छात्र छात्राओं को एजुकेशनल लोन उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने सारे बैंकर्स को एक छत के नीचे इकट्ठा किया। इससे विद्यार्थियों को खासी राहत मिलने की उम्मीद है। मेडिकल इंजीनियरिंग सहित अन्य विषयों की उच्च शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों को कॉलेजों में मोटी फीस लगती है। प्रतिभावान होने के बाद भी वे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और गरीबों का हाल तो और भी बुरा है। इसके लिए प्रशासनिक मुखिया आकाश त्रिपाठी ने कलेक्टर कार्यालय में सुबह सारे बैंकर्स को एक छत के नीचे इकट्ठा किया। एजुकेशन लोन लेने के लिए छात्र बड़ी संख्या में अपने पालकों के साथ आए। इस शिविर में लोन संबंधी सारी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। अच्छा रिस्पांस दिया है। आज सभी ब्रांच मैनेजर या उससे ऊपर के अधिकारी भी इनके हैं जो कॉम्पिटेंट हैं सैंक्शन जारी करने के लिए, उनके द्वारा मौके पे ही परीक्षण करके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें सैंक्शन जारी किए जा रहे हैं। अभी तक करीब 150 से अधिक बच्चों का उनके पेरेंट्स के साथ रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इसमें इंजीनियरिंग, नर्सिंग, इवन मेडिकल के भी, MBA के भी, ये सभी प्रकार के प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चे आए हैं जिनको लोन की आवश्यकता है पढ़ने के लिए। तो मैं समझता हूँ शाम तक लगभग 300 प्लस बच्चों को हम लोग इसमें लाभान्वित कर पाएंगे और सभी बैंकों के द्वारा सैंक्शंस लेटर दिए जा रहे हैं जो कि ब्रांच पे प्रस्तुत करके अपने डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटीज पूरा करके इनको लोन में प्राप्त हो जाएगा। एक युवती की संदिग्ध हालत में जलने से मौत हो गई। मामले में युवती के भाई ने उसके ससुराल वालों पर जलाकर मारने का आरोप लगाया है। मामला खुड़ैल थाना क्षेत्र के मोरोधाट ग्राम का है। यहां रहने वाले संजय तोमर की पत्नी पिंकी की शुक्रवार को जलने से मौत हो गई। पिंकी के शव को रात के समय MY अस्पताल लाया गया। पिंकी के भाई ने अपनी बहन की मौत को हत्या बताया है, साथ ही उसके ससुराल वालों पर आरोप लगाया है। तो मैंने कहा ऐसा मत करो, हम समाज में बैठे हैं, अच्छा नहीं लगेगा अपन आपस में बैठे हैं तो बोले इसको समझा दो फिर ये काम करे ऐसा वैसा। तो मैंने उससे भी बात करी और फिर मैं घर आया। घर भी नहीं पहुंच पाया मैं और रास्ते में इन्हें फ़ोन लगा कि ये तो जल गई है और मेरे को यह शंका है कि इन्होंने रास्ते में वहीं उसके साथ ज़बरदस्ती करके इसको घासलेट डाल के जला दिया। दरअसल पिंकी की शादी को 1 वर्ष ही हुआ है। पिंकी का पति उसे पसंद नहीं करता था और उसे तलाक देना चाहता था। इस बात पर पिंकी का ससुराल वालों से अक्सर विवाद होता था। शुक्रवार सुबह भी विवाद हुआ, तब पिंकी के ससुराल वालों ने उसके भाई को बुलाकर मामले को खत्म करवाया। लेकिन जितेंद्र के जाने के बाद पिंकी जल गई और पिंकी के ससुराल वालों ने इसकी सूचना उसके परिवार वालों से छिपाई। मामले में खुड़ैल पुलिस जांच कर रही है। पलासिया थाना क्षेत्र के तिलक नगर में 24-25 मार्च को जैन दंपति की हत्या उन्हीं के पुत्र ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर संपत्ति के लिए कर दी थी। कोर्ट ने 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों आरोपी इस सजा से नाखुश हैं और उन्होंने हत्या में शामिल होने की बात से ही इनकार कर दिया। पलासिया थाना क्षेत्र के तिलक नगर में रहने वाले अजय जैन और उनकी पत्नी उषा जैन की हत्या 24-25 मार्च की मध्यरात्रि में कर दी गई थी। पुलिस ने मात्र 12 घंटे में इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक के पुत्र सिद्धार्थ, उसके दोस्त विमल जैन और दिलीप पाटीदार को गिरफ्तार किया था। 3 साल तक कोर्ट में चले इस बहुचर्चित हत्याकांड में माननीय जज सविता दुबे ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनते ही आरोपी दिलीप और विमल ने कहा कि हमें नहीं पता हमें किस हत्या में सजा हुई है, हम घटना के समय वहां मौजूद ही नहीं थे।
सिद्धार्थ ने अपने माता पिता की हत्या संपत्ति के बंटवारे को लेकर अपने दोस्तों को सुपारी देकर करवाई थी। सरकारी वकील रविंद्र देसाई ने कहा कि सिद्धार्थ ने अपने दोस्त विमल और दिलीप के साथ मिलकर अपने ही माता पिता की हत्या चाकुओं से गोदकर की थी। इस मामले में 55 गवाह थे, लेकिन कोर्ट में 42 गवाह ही पेश हो सके। एक आरोपी ने सिद्धार्थ की बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। ये एक बड़ा सबूत था। इसके आधार पर तीनों को आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई। 24/3/2009 को और 25/3/2009 के मध्य रात्रि में सिद्धार्थ जैन ने अपने मित्रों के साथ दिलीप पाटीदार और विमल जैन के साथ मिलकर अपने माता पिता की हत्या कर दी थी, चाकुओं से गोदकर कर दी थी। और उसने इसलिए करी थी कि उनके माता पिता अपनी संपत्ति को अन्य के नाम से वसीयत करने जा रहे थे। उनको लगा कि ये वसीयत और अन्य किसी के नाम से कर देंगे, इसलिए उनके और मुझे नहीं मिल पाएगा, इसलिए उसने अपने मित्रों के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी थी। जिस पर से पुलिस ने प्रकरण बनाकर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था। उसमें 55 गवाहों की लिस्ट दी थी। हमने 42 गवाह कराए थे और कोर्ट ने उनको अपराधी मानते हुए आजीवन कारावास के लिए दंडित किया। सिद्धार्थ का इन्वॉल्वमेंट इस प्रकार है कि इन्हीं आरोपी के बीच में एक आरोपी ने इन लोगों की आवाज़ टेप कर ली थी। उस आवाज़ का जब लिखित में उसका अवतरण किया गया था तो उसमें इनकी आवाज़ और सब पाई गई थी और इन तीनों से उनके संबंध मोबाइल पे बात करते हुए पाए गए थे। उस आधार पर